Welcome back everyone. This is our third video on life process where we would be focusing on the transportation process in plants and animals. Till now we have discussed or we have learned how nutrition and respiration takes place in both plants and animals, and today this is our third life process, which is transportation, that we are going to learn. So without wasting time, let's get started. सो व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ बेसिकली सर्कुलेशन। जो फूड हमने डाइजेस्ट किया, जो एनर्जी हमने डिराइव करी, जो न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब किए, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, चाहे अब वो प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो। ओके, सो ऑल द ऑर्गेनिजम्स नीड टू ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, मिनरल्स, ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन ऑफ द सेल्स. सो ट्रांसपोर्टेशन, हम सबको पता है ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जो अभी बंद है। जो अभी बंद है क्योंकि लॉकडाउन है। आप इधर से उधर नहीं जा सकते हो जब तक आपको कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो, कोई एसेंशियल सर्विस ना हो। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन इज एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना। तो वही सामान जो हमारी बॉडी के अंदर तैयार हुआ है, डाइजेस्ट हुआ है, न्यूट्रिएंट जो तैयार हुए हैं उनको पहुंचाने का काम, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेशन. The waste products are transported to the excretory organs for elimination from the body. जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास भेज दिया जाता है, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो या फिर किडनीज हो. Plants and animals have different organs and processes for the transportation of substances. तो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों के पास अपना अपना सब्सटेंस, चाहे वो फूड है या वाटर है, जो भी है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर है. एंड उन दोनों ही प्रोसीजर को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हाउ इट अकर्स इन एनिमल्स. सो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, in humans it is primarily performed by heart and blood vessels, that is arteries and veins. तो humans में we have the pumping organ, that is heart, which circulates blood. पंपिंग ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड में, और उसी प्रेशर की वजह से पूरा ब्लड जो है पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है. और उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके के चैनल्स हैं, दो तरीके के पाइपलाइंस हैं, दो तरीके के ब्लड वेसल्स हैं, जिसको हम कहते हैं आर्टरीज एंड वेन्स. नॉट न्यू वर्ड्स फॉर यू. The arteries carry oxygen-rich blood from the heart to different parts of the body. तो आर्टरीज का काम ये होता है कि वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लें, प्योर ब्लड लें, और हार्ट से वो कहाँ पहुँचाते, सीधा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को. ये आर्टरीज का काम है, ठीक है. एंड द ऑक्सीजन डेफिसिट ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, is transported through the veins from all parts of the body to the heart. बाकी सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज हुआ है, मिला है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्या? बेसिकली इट इज़ बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से मिला है, वो सारा का सारा वेन्स इकट्ठा कर कर लेकर आती है हार्ट तक. ओके, the heart is the main organ that pumps blood throughout the body. So let's discuss it in detail. First, we should know that what is the difference between arteries and veins. So differences start करते हैं arteries और veins के बीच में. तो एक डिफरेंस तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, दैट दिस ब्लड वेसल ट्रेवल्स फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स. तो हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक जाने का काम आर्टरीज का होता है, और वेन्स का काम होता है बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को लेकर आना. ओके, आर्टरीज का दूसरा काम ये है दैट दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं, एक्सेप्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी के बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, तो इसको याद रखिएगा. पल्मोनरी आर्टरी
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है, बाकी सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ओके, whereas on the other hand veins carry deoxygenated blood, यानी कि they carry CO2 rich blood except pulmonary vein. pulmonary vein इकलौती ऐसी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती है। सो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, इन दोनों को ही आप याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में काम आएगा। आर्टरीज का तीसरा पॉइंट यह है दैट दे आर थिक वॉल्ड बिकॉज ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर इन देम ड्यू टू हार्ट। तो क्या होता है बेसिकली, हार्ट से आर्टरीज कनेक्टेड हैं। अब हार्ट जब पंप करता है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है आर्टरीज के ऊपर, और क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट किया गया है आर्टरीज पे, तो ब्लड बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से रिलीज होता है आर्टरीज में, एंड कहीं कोई आर्टरी रप्चर ना कर जाए, कोई आर्टरी में इंटरनल ब्लीडिंग ना हो जाए, कोई स्पेस क्रिएट ना हो जाए, इसलिए जितनी भी आर्टरीज होती हैं उन सभी आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं ताकि वो इस प्रेशर को झेल सकें। जबकि वेन्स में कोई प्रेशर नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर थिक वॉल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है, दे हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। सो वॉल्व क्या होता है, वॉल्व बेसिकली एक गेट की तरह होता है कि आपने वो गेट बंद कर दी ना एक बारी, तो उस गेट के दूसरी तरफ कोई जा नहीं सकता। तो ऐसे ही वेन्स के पास ना वॉल्व्स होते हैं कि एक बार वो वहाँ से ब्लड फ्लो हो गया, वॉल्व बंद हो गई, और वॉल्व बंद हो गई तो ब्लड वापस नहीं आ सकता। तो हमेशा वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस ब्लड को एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा, वो वापस बैकफ्लो नहीं मार सकता। ओके, so they are thin walled as blood is no longer under high pressure because they collect blood from different parts of the body. They rather have walls to prevent backflow of blood. And the last difference is arteries are red in color and veins are blue in color. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा वो डायग्राम जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जहाँ हार्ट है, हार्ट से आर्टरी निकल रही है, रेड कलर की आर्टरी है। एंड आर्टरी, क्योंकि आर्टरी एक सिंगल वेसल है, वो हर बॉडी पार्ट, हर सेल, हर टिश्यू तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए आर्टरीज फर्दर ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। एंड ये जो कैपिलरीज होती हैं वो कैपिलरीज हर ऑर्गन के पास जाती है और हर ऑर्गन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। एंड देन ऑक्सीजन तो प्रोवाइड तो करती हैं पर बदले में वो CO2 ले लेती हैं। तो वो सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज CO2 ले लेती हैं। अब देखो यहाँ पे रंग चेंज हो गया, सबका कलर चेंज हो गया, क्योंकि पहले ऑक्सीजन था ब्लड में और अब ब्लड में क्या आ गया, CO2 आ गया। तो ये CO2 वाला ब्लड अब वेन लेकर आएगी और वो वेन सीधा हार्ट के पास लेकर पहुंच जाएगी। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफिंग दी है कि क्या होता है आर्टरीज और वेन्स और ब्लड कैपिलरीज का काम। इसको जरा हम डिटेल में समझते हैं दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड हार्ट। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है टू एक्सप्लेन दैट हाउ सर्कुलेशन इज डन बाय हार्ट। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा था दैट इन लंग्स वी हैव एल्वेलाई विच इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। एल्वेलाई का काम क्या होता है, एल्वेलाई इनहेलेशन के दौरान जो है ऑक्सीजन ले रहा था, और ऑक्सीजन जब, और दूसरी साइकिल में उसने क्या किया, उसने दूसरी साइकिल में CO2 जो है एक्सेल करा, मतलब मदद करा एक्सेल करने में। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन जब ऑक्सीजन एल्वुलाई तक पहुंच जाता है, और मैंने ये भी बताया था कि एल्वुलाई इज इन कांटेक्ट विद ब्लड कैपिलरीज, तो यही ब्लड कैपिलरीज जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं सीधा सीधा कहाँ, हार्ट के पास। तो देखो, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट की तरफ। कौन लेकर जा रहा है, पल्मोनरी वेन लेकर जा रही है। तो वो वेन आ गई जिसके बारे में मैं पिछली स्लाइड में आपको बता रहा था। ये इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट तक जाती है। तो मैंने इसका नाम, या हमने इसका नाम वेन क्यों रखा है, क्योंकि वेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एक ऑर्गन होता है, लंग इज अ ऑर्गन, और उसका एंडिंग पॉइंट हार्ट होता है। तो क्योंकि इस वेसल का काम
ब्लड ऑर्गन से हार्ट तक पहुंचने का है, तो हमने इसको नाम वेन दे दिया, ये जानते हुए दैट इट इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, नाउ लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन लेकर आ गई है। अब जरा हार्ट को हम देखें तो हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, तभी हम कहते हैं दैट इन मैमल्स हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। उसके 4 कमरे होते हैं। ठीक है, लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरी राइट वेंट्रिकल। तो जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है लेफ्ट आर्टरी में, तो लेफ्ट आर्टरी में वो ब्लड क्या करता है, उसकी वॉल्स में प्रेशर क्रिएट करना शुरू करता है और यहाँ से एक वॉल्व खुल जाता है। देयर इज अ वॉल्व which opens when pressure is created by blood inside left artery। तो यहाँ से ब्लड फ्लो करके लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुँचता है और वॉल्व बंद हो जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल में अगेन जब ब्लड प्रेशर में आता है देन इट कम्स आउट ऑफ द हार्ट, या फिर हम ये बोलें कि कॉन्ट्रैक्शन फेज जब कॉन्ट्रैक्शन फेज हार्ट का शुरू होता है तो उस समय ब्लड रशेस आउट ऑफ द हार्ट एंड यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जा रहा है, दिस इज आवर मेन आर्टरी जिसको हम कहते हैं एओर्टा। एओर्टा इज द मेन आर्टरी विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से मेन आर्टरी बॉडी ऑर्गन्स तक जाती है और बॉडी ऑर्गन से मैंने अभी अभी बताया था हर बॉडी ऑर्गन तक आर्टरी नहीं जा सकती, और क्योंकि हर बॉडी ऑर्गन तक आर्टरी नहीं जा सकती सो दिस आर्टरी डिवाइड्स इनटू मैनी मैनी सब पार्ट्स जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं एंड इन रिटर्न दे गेट CO2 ब्लड और इन रिटर्न दे गेट CO2। उन्होंने ऑक्सीजन दिया और CO2 लिया। तो बॉडी ऑर्गन्स में क्या होता है, ऑक्सीजन दिया एंड CO2 लिया, देन ऑल द ब्लड कैपिलरीज यूनाइट, एक जगह मिलती हैं और वो वेन्स बना देती हैं, वो मेन वेन बनाती है जिसका नाम है वेना कावा। तो अब वेना कावा में कौन सा ब्लड आ गया है, वेना कावा में CO2 रिच ब्लड आ गया है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो यहाँ से ब्लड निकला वाया वेना कावा, इट रीचेज राइट आर्टरी। राइट आर्टरी में देन वॉल्व ओपन होगी जब यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा इस चेम्बर में, देन इट विल एंटर राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में जब प्रेशर क्रिएट होगा इट विल गो आउट ऑफ द बॉडी, इट विल गो आउट ऑफ द हार्ट एंड हार्ट से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजा जाएगा फॉर प्योरिफिकेशन, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से CO2 लेकर जा रही है और वही CO2 ये आगे पकड़ा देगी एल्वोलाई को और एल्वोलाई बदले में इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज डन बाय पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ऐसी इकलौती आर्टरी विच इज कैरिंग CO2 रिच ब्लड। हमने इसका नाम आर्टरी क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि आर्टरी का काम होता है हार्ट से निकलकर बॉडी पार्ट्स तक जाना, और ये आर्टरी वही काम कर रही है, हार्ट से निकल रही है और एक बॉडी पार्ट तक जा रही है, लंग्स के पास जा रही है। सो दिस इज हाउ ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी। अब इसके साथ कुछ दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, वो क्या है, पहला चीज़ ये है दैट द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट is separated from right portion by a column which is called septum, septum. So septum divides the left portion and the right portion of the heart and it is very necessary। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लेफ्ट पोर्शन में सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सारा का सारा प्योर ब्लड है एंड राइट पोर्शन में सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सारा का सारा CO2 रिच ब्लड है। अगर ये सेप्टम बीच वाली लाइन नहीं होती, अगर ये डिवीजन नहीं होता, ये कॉलम नहीं होता, तो क्या होता, यहाँ पूरा इंटरमिक्सिंग हो जाता CO2 और O2 ब्लड का एंड अल्टीमेटली ऑक्सीजन की कमी हो जाती। ऑक्सीजन की कमी होती तो सेल्स को प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता और सेल्स को पूरा सप्लाई नहीं हो पाता तो
प्रॉपर एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती, प्रॉपर एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो बॉडी सारे लाइफ प्रोसेसेस काम करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। स्पेशली वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, यानी कि जिसमें हम भी आते हैं, विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म डेली लाइफ प्रोसेसेस, अगर उनके हार्ट में ऐसी इंटरमिक्सिंग हो जाए तो उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। So it is very necessary that there should be a separation in our heart, जहाँ पर हमने लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन को अलग अलग किया हुआ है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग किया हुआ है। ठीक है, ये तो हुई पहली चीज़ विच इज़ सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड उसका फ़ायदा। दूसरी चीज़ जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है दैट इज़ डबल सर्कुलेशन बाय हार्ट। कैसे डबल सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट में? तो देखिए, एक साइकिल शुरू हुआ था यहाँ से, जहाँ हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक एंड देन बॉडी ऑर्गन से हार्ट, ये एक साइकिल हुआ हमारा, जहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी ऑर्गन्स से राइट आर्टरी यानी कि हार्ट। दूसरी साइकिल यहाँ से शुरू हो रही है, हार्ट से एग्जिट, देन लंग्स एंड देन एंट्री टू हार्ट। तो मैं वापस से बता देता हूँ, पहली साइकिल यहाँ से शुरू हुई थी जो हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक ख़त्म हुई, और दूसरी साइकिल यहीं हार्ट से शुरू हुई थी, वो लंग्स से होते हुए देन हार्ट पे अगेन ख़त्म हुई। So in this way, blood is circulated twice in one phase. Therefore, it is known as double circulation by blood, by heart, I mean. So in human beings, the blood goes through the heart twice during each cycle. That is, the blood passes through the human heart 2 times to supply once to the whole body. तो पूरी एक साइकिल में 2 बारी ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है हार्ट से, so it is called double circulation of the blood. And this is about division of left and right side of heart, जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। एक बार रीड कर देते हैं। It is essential to prevent mixing of oxygenated and deoxygenated blood, because if it happens, then the amount of oxygen would fall and energy requirements would not be fulfilled, especially in warm-blooded animals like birds and mammals. So I hope circulatory system in humans, सर्कुलेटरी सिस्टम बाय हार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस फ्लो चार्ट को एक बार पॉज कीजिए, इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम लंग्स एंड एंडिंग टू लंग्स, इसको एक बार अपने माइंड में रिकैप कीजिए एंड उसके बाद ही वीडियो को आगे स्टार्ट करना। सो मूविंग ऑन, वी हैव अनदर टॉपिक रिलेटेड टू ब्लड और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और सर्कुलेशन बाय हार्ट, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, जो कि आप अपने पेरेंट्स का रोज़ बढ़ाते हैं, है ना? तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बीपी क्या होता है? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। कि भाई जो हमारी ब्लड वेसल हैं, बेसिकली आर्टरीज की बात करेंगे हम यहाँ पर। आर्टरीज की बात यहाँ इसलिए करेंगे क्योंकि आर्टरीज में ही ब्लड जो है प्रेशर की वजह से दौड़ रहा होता है, वेन्स में प्रेशर नहीं होता है, सिर्फ आर्टरीज में प्रेशर होता है। ओके, सो वो दबाव, वो प्रेशर जो ब्लड के द्वारा आर्टरीज की वॉल्स में एक्सर्ट किया जाता है, पुश किया जाता है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। एंड ब्लड प्रेशर 2 प्रकार के होते हैं, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इट इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड इट इज़ कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जब कॉन्ट्रैक्शन फेज चल रहा होता है आर्टरी का, और डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जब रिलैक्सेशन फेज चल रहा होता है आर्टरी का। एंड इसकी जो नॉर्मल रीडिंग है, कि हम बोलते हैं ना कि ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी,
तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन फेज वाला बीपी होता है, इट इज़ नॉर्मल एट 120 एंड इट इज़ नॉर्मल एट 80 फॉर जब हमारा रिलैक्सेशन फेज चल रहा है आर्टरी का। ऐसा नहीं है कि आर्टरी में 24 घंटे नॉन स्टॉप प्रेशर में ही ब्लड है। इट इज़ अ फेज, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जैसे हार्ट बीट करता है, धक 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 धक, है ना। तो धक धक के बाद एक पॉज जो आता है ना, दैट इज रिलैक्सेशन फेज। उस रिलैक्सेशन फेज की जो नॉर्मल रीडिंग है दैट इज 80, और जब हम धक धक बोलते हैं दैट इज 120। अगर इससे ज़्यादा रीडिंग जा रही होती है तो हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है, और इससे कम ब्लड प्रेशर जा रहा होता है तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर लो है। ठीक है। और जब आप घर में होते हैं तो ये दोनों रीडिंग्स ऊपर जा रही होती हैं पेरेंट्स की, तब वो कहते हैं कि बीपी ऊपर हो गया हमारा। ठीक है। जिसकी वजह से एंगर इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से हाइपर टेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है अगर कोई बीपी का पेशेंट है तो। ओके। तो ब्लड प्रेशर इतना ही रखना है। और नापेंगे कैसे, उसको मेजर करेंगे इस डिवाइस से जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर आपने देखा होगा डॉक्टर के पास, एक बार वो स्टेथोस्कोप लगाता है और जो उसका जो पीस होता है, पीस को वो एक बार आपके आर्म्स पर रखता है, एंड एक बार और एक हाथ में उसके पास एक वो होता है, क्या कहते हैं इसे, बलून लाइक स्ट्रक्चर, उसको प्रेस करता है बार बार ही, एंड देन उसकी वो रीडिंग चेक करता है। तो वो पूरे सेटअप, कंप्लीट सेटअप को हम स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड प्रेशर, एंड here we complete transportation in animals. ओके। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में एक चीज़ और है, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है उसका मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ, बट यहाँ पर मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक को ज़रूर जाकर देखिए कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। बट बिफोर क्लिकिंग ऑन दैट लिंक, एक बार आप समझ लीजिए लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। तो जब ब्लड कैपिलरीज के साथ यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा होता है एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती हैं, तो एक बात का ध्यान रखिए कि ब्लड कैपिलरीज जो होती है ना हमारी, उसमें छोटे छोटे स्पेसिस होते हैं, और उन स्पेसिस से हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा है ना वो बाहर निकल जाता है, और वो प्लाज्मा बहुत यूजफुल होता है बॉडी के लिए। तो उस सारा का सारा प्लाज्मा को वापस से रिकलेक्ट करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। अब उस प्लाज्मा में हमारा कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। तो इतना सारा इम्पोर्टेंट सामान अगर ब्लड कैपिलरीज के स्पेसेस से एग्जिट कर गया, तो उसको वापस से इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, और वो काम होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, जो बिल्कुल डिट्टो काम करता है हमारे पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह। जैसे उनके पास, जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, वैसे ही वहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं, वहाँ लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होती हैं, वहाँ लिम्फेटिक नोड्स भी होते हैं। तो अब आप जो है उस वीडियो को देखिए, यहाँ आई बटन आएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, एंड आपको वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाई इज इट नेसेसरी, एंड हाउ इट कंडक्ट्स इट्स एक्टिविटी, एंड हाउ इट कंडक्ट्स सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो ज़रूर देखिए, और उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो जस्ट लाइक ह्यूमंस, जैसे वहाँ पर आर्टरीज और वेन्स पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में मदद करती हैं ब्लड को हार्ट में और लंग्स में और अदर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स विच आर ब्लड वेसल्स, वैसे ही प्लांट्स में फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वी हैव जाइलम एंड फ्लोएम, जिनका नाम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो टिश्यू चैप्टर में क्लास 9th में। तो जाइलम इज अ वैस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स, क्योंकि रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो जाइलम वाटर एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम इज अ वैस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसलोकेट फूड फ्रॉम लीव्स, खाना जो है वो लीव्स में बनता है,
तो वहीं से खाना ट्रांसपोर्ट करने का काम या ट्रांसलोकेट करने का काम फ्लोएम का होता है। और ये सारा का सारा प्रोसेस होता है बाय डिफ्यूजन। ठीक है। अब अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के लिए भी हैव अ स्पेशल टर्म कि वाटर में जो डिफ्यूजन होता है, वाटर का जो डिफ्यूजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो जाइलम ऑस्मोसिस की मदद से वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, एंड फ्लोएम डिफ्यूजन की मदद से फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता हो जाना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। So it transports water from roots, it translocates food from leaves, it works in upward direction only, that is unidirectional. अब जाइलम का काम जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। जाइलम जो है हमेशा ऊपर की तरफ काम करेगा, देख रहे हो, हमेशा वाटर का एब्जॉर्प्शन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो दिस इज यूनिडायरेक्शनल। जबकि फ्लोएम जो है वो फूड भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है, लीव्स से भेज रहा है। और लीव्स तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर डायरेक्शन में खाना भेजेंगी। सो दे आर ईदर बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल इन नेचर। जाइलम के मैं आपको फर्दर कॉम्पोजिशन बता देता हूँ। ट्रेकाइड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ऐसे ही फ्लोएम की कॉम्पोजिशन में आते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये सब के सब चीज़ें हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। जस्ट फॉर अ रिकैप, मैंने यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम को शॉर्ट में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन बाय जाइलम। जाइलम वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। इट टेक्स प्लेस बाय टू मेथड्स, दो मेथड्स की द्वारा होता है। पहला रूट प्रेशर एंड दूसरा ट्रांसपिरेशन। वाटर दो मेथड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहला रूट प्रेशर एंड दूसरा ट्रांसपिरेशन। अब ये रूट प्रेशर क्या है, बहुत ही आसान है, मैं आपको बता दूं। यह आपको दिख रही सबकी सब रूट्स हैं यहाँ पे, प्लांट की ट्री की सारी रूट्स हैं। जब भी ये किसी वाटर के कांटेक्ट में आएंगी तो ये सारी की सारी रूट्स क्या करेंगी, ऑस्मोसिस की मदद से उस पानी को एब्जॉर्ब करेंगी। और उस पानी को एब्जॉर्ब करके बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन कह लें, वो क्या करेंगी, प्लांट में पानी का संचार करेंगी या फिर प्लांट का वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेंगी। ठीक है। So in xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. तो मैंने xylem के आपको जितने भी components बताए थे, ट्रेकाइड, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, ये सब के सब मिलकर एक चैनल तैयार करते हैं, एक पाइपलाइन बिछाते हैं और उस पाइपलाइन के थ्रू पानी जो है पूरे प्लांट में प्रोवाइड कराया जाता है। By the process of osmosis diffusion, cells in contact with water at roots take up water, and from there, water is transported to all plant parts in upward direction. ये वही सारी बातें जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी हैं। दिस एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट इन नाइट टाइम। रात के समय रूट प्रेशर का काम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है वो मैं आगे बताऊंगा। पर रात के समय रूट प्रेशर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स को पानी प्रोवाइड करने में। ठीक है, अब क्यों होता है वो अभी पढ़ते हैं। जो अगला प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, पहले ये जान लेते हैं। इट इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, दैट इज फ्रॉम दोज पार्ट्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। तो ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन प्लांट्स के उन हिस्सों से पानी का रिमूव होना या बोले इवेपोरेट हो जाना जो एयर के कांटेक्ट में है। ये दिख रहा है ना, यहाँ से पानी जो है रिमूव हो जा रहा है, पानी का घटना ड्यू टू या फिर पानी का इवेपोरेट हो जाना। ठीक है, उन पार्ट्स में से जो एयर के कांटेक्ट में है। ट्रांसपीरेशन अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन स्टोमेटल पोर इज ओपन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो स्टोमेटल पोर के थ्रू ज़्यादातर होता है, और जब ये पोर ओपन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए तो उसी पोर के थ्रू पानी का जो लॉस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, पानी का लॉस यहाँ पर होगा तो उसको प्यास लगेगी ना,
और इसको प्यास लगेगी तो ये पानी खींचेगा ऊपर की तरफ और रूट प्रेशर क्रिएट हुआ। बात समझ समझ आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो देखो, जब यहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी तो पानी यहाँ से एब्जॉर्ब होकर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रैवल करना शुरू करेगा। यहाँ पर एक पुल, सक्शन पुल क्रिएट होता है। उन पार्ट्स पे एक सक्शन पुल क्रिएट होता है जहाँ पर पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी होने के कारण ये रूट प्रेशर जो है पानी प्रोवाइड करता है ऑस्मोसिस की मदद से। ओके, so transpiration creates a suction pull at root level, and hence as a result this pull makes water move in upward direction। और इसी की मदद से पानी जो है रूट से पहुंच जाता है उन प्लांट पार्ट्स के पास जहां पर पानी कम हो गया था ट्रांसपीरेशन की वजह से। ओके, ट्रांसपीरेशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या है देख लेते हैं। Transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves। तो दिन के समय अंडर सनलाइट ट्रांसपीरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन ही एक फोर्स, ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से पानी दिन के समय हर प्लांट पार्ट तक पहुंच पाता है। क्योंकि हर प्लांट पार्ट सनलाइट पे एक्सपोज्ड होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हर प्लांट पार्ट में ट्रांसपीरेशन होगा। और अगर हर प्लांट पार्ट में ट्रांसपीरेशन होगा तो हर प्लांट पार्ट को पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपीरेशन मदद करता है पानी को यहाँ से एब्जॉर्ब करने में और पूरे प्लांट पार्ट को प्रोवाइड करने में। ओके, दूसरा काम क्या है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ये प्लांट का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर रेगुलेट करके रखता है, यानी कि इसको कंट्रोल करके रखता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप बिल्कुल भरी दोपहर से, वो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बाहर से खेल कर या फिर स्कूल से आए तो सबसे पहले आप प्रेफर क्या करते हो कि मैं ठंडा पानी मिल जाए बस। और ठंडा पानी पीते तो धीरे धीरे करके आपका जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो लोअर डाउन, यानी कि नॉर्मल होने लगता है ना? क्योंकि आपने पानी पिया, आपने थोड़ा ठंडा पानी पिया, तो आपका बॉडी टेम्परेचर एवरेज होने लगता है, कम आने लगता है। तो ऐसे ही जब पानी का संचार होता है पूरे प्लांट पार्ट में, तो भरी दोपहर में इस पूरे प्लांट का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमने पानी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर है? So this is how water is transported in plants with the help of xylem, and two methods that we have studied, पहला था root pressure and दूसरा था transpiration। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट में। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का बहुत ही सिंपल सिस्टम है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्रांसलोकेशन क्यों बोलते हैं इसको। ट्रांसलोकेशन बेसिकली ऐसी टर्म वो टर्म है जो ये एक्सप्लेन करती है दैट इट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्युबल पार्ट्स, सॉल्युबल सब्सटेंस। तो कोई भी सॉल्युबल सब्सटेंस जिसको आप ट्रांसपोर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन। और क्योंकि फूड एक सॉल्युबल सब्सटेंस है इसलिए उसके ट्रांसपोर्टेशन को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम देख लें कि फ्लोएम की मदद से कैसे प्लांट्स जो हैं फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ये एक फ्लो डायग्राम बनाया है, एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है सोर्स, यानी कि जहाँ खाना बन रहा है। दूसरा है फ्लोएम वेसल, यानी कि वो पाइप जो खाना पहुंचाएगा। और तीसरा है सिंक सेल या डेस्टिनेशन, जहाँ खाना पहुंचाना है। तो क्या हुआ, सेल में खाना बना, लीफ में खाना बना और ग्लूकोज बना बेसिकली। अब उस ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, उस ग्लूकोज को हम लोड करेंगे उस पाइप में जो आगे खाना पहुंचाएगा। तो कैसे लोड करेंगे भाई? लोड करने के लिए तो हमको एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे अगर आप कोई अमेज़न से कोई सामान ऑर्डर करते हो तो वो सामान तब तक आपके पास नहीं पहुंचेगा जब तक कोई कुरियर सर्विस नहीं होगी। तो एटीपी, याद आया? एटीपी रेस्पिरेशन में पढ़ा था, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल।
तो एटीपी एनर्जी की वजह से यहाँ जो खाना तैयार होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको हम या सुक्रोज की फॉर्म में, उसको हम डाल देते हैं फ्लोएम वेसल में, उसको लोड कर दिया एनर्जी इस्तेमाल करके और एनर्जी एटीपी से मिली है। ओके। एंड अब क्योंकि यहाँ पर हमने खाना लोड कर दिया है, तो उसी समय जाइलम क्या करता है, जाइलम पानी यहाँ भेज देता है, क्योंकि फूड का ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं है। अगर आप उस फूड को पानी में मिक्स कर दोगे तो आसान हो जाएगा उसका ट्रांसपोर्टेशन। तो जाइलम क्या करता है, अंडर हाई प्रेशर पानी भेजता है फ्लोएम वेसल में। अब फ्लोएम में क्या क्या है, फ्लोएम में फूड है, फ्लोएम में वाटर है, और अब वो वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पहुंचेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो यहाँ से फूड प्लस वाटर भेज दिया जाता है सिंक सेल के पास, यानी कि उस जगह के पास जहाँ खाने की कमी है। So this is the whole process how phloem translocates food in plants. So I hope आप सभी को ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्लियरली समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो ज़रूर पूछिए। So till next video, goodbye, take care, stay healthy.